नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है हमारा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूरोप के इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। साथियों, जैसे हम भारतीयों ने इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उसी प्रकार यूनान को भी स्वतंत्र होने के लिए एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ना पड़ा था। अब आप पूछेंगे कि कैसे यूनान जो है वो कैसे गुलाम हो गया। तो मित्रों, आजकल मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, आप देखते होंगे। ईस्टर्न क्वेश्चन के ऊपर मैंने 2 वीडियोस डाले थे अभी, तो उसी से संबंधित ये भी है। ऑटोमन साम्राज्य के विषय में आपने यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक समय ऐसा था कि ऑटोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था और पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देशों के ऊपर उसका अधिकार हो गया था। उन्हीं में से यूनान भी था। धीरे धीरे जब आधुनिक युग में, क्या आप कह सकते हैं, 19वीं शताब्दी आते आते ऑटोमन साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, तब धीरे धीरे एक एक करके ये राज्य स्वतंत्र हुए। तो इनका बड़ा ही रोचक इतिहास है और यूरोपियन हिस्ट्री के विद्यार्थियों को इसके बारे में जानना चाहिए। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। हार्नशा ने लिखा है कि इतिहास के प्रत्येक काल में कुछ मुख्य प्रवृत्तियां होती हैं और इन्हीं प्रवृत्तियों के पारस्परिक संघर्ष से उस युग के इतिहास का निर्माण होता है। वियना कांग्रेस के बाद यूरोप का इतिहास राष्ट्रीयता की प्रगति और सफलता का इतिहास है। आपको पता होगा, नेपोलियन को जब पराजित कर दिया था इंग्लैंड और उसके मित्रों ने मिलकर के, तब उसके बाद उसके साम्राज्य का बंटवारा करने के लिए वियना में एक कांग्रेस बुलाई गई थी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी और मेटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और यद्यपि बहुत सारे देश जो थे वियना कांग्रेस में असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जो ताकतवर देश थे उन्हीं की चली उसमें, फिर भी ये कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण थी। फ्रांस की क्रांति के पूर्व राष्ट्रीयता की भावना यूरोप के लोगों के लिए एक अज्ञात वस्तु थी। फ्रांसीसी क्रांति ने ही इस भावना को पैदा किया, जन्म दिया, और इसके अनुसार जो लोग भाषा, प्रजाति, रीति रिवाज, ऐतिहासिक परंपरा, धर्म आदि के अनुसार एक हैं, उनका अपना अलग राज्य होना चाहिए और इस राज्य में किसी स्वेच्छाचारी का शासन न होकर लोक मत के अनुसार शासन होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था कि वहां पर एक निरंकुश राजतंत्र था और फ्रांस की प्रजा पीड़ित थी, उसे असमान कानूनों का सामना करना पड़ रहा था। धार्मिक वर्ग अलग अत्याचार कर रहा था, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अलग अत्याचार कर रहा था। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति के बाद जो वहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इत्यादि का जो नारा लगा, तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो यूरोप में उदारवाद और लोकतंत्र के विकास के ऊपर बना के डाली थी। आपने देखा होगा, ना देखा हो तो आप उसे अवश्य देखिए, तो ये बातें आपके समझ में आ जाएंगी। तो मित्रों, यूनान पर फ्रांस की क्रांति का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। यूनान एक बहुत ही प्राचीन देश है और यूरोप की सभ्यता, यह यूरोप में सभ्यता का प्रसार सर्वप्रथम यही हुआ था। अब हम लोग यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता पढ़ते हैं प्राचीन यूरोप की सभ्यताओं में, और हम ये भी देखते हैं कि यूनान ने बहुत सारे दार्शनिक उत्पन्न किए थे। बड़े बड़े गणितज्ञ, बड़े बड़े मेडिसिन के जानकार, इसी तरह से इतिहास में भी हेरोडोटस और थ्यूसिडाइड्स जैसे लोग यूनान में ही उत्पन्न हुए थे। तो यूरोप में सभ्यता का प्रसार यहीं हुआ था, यह कहना
उचित ही है। कालांतर में इस देश का पतन हो गया और यह तुर्की साम्राज्य का एक अंग बन गया। 1815 के बाद राष्ट्रीयता की भावना ने उन्हें फिर से अपने प्राचीन गौरव के प्रति जागृत किया। और इस समय यूनान में एक बौद्धिक आंदोलन चल रहा था जिससे कि वहां पे यूनान में राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी। अपने प्राचीन गौरव की याद करने पर परतंत्रता उन्हें बहुत अखरती थी, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत बौद्धिक रूप से तो बहुत ही समृद्ध थे, और साहित्य में, कला में, और दर्शन में, गणित में, मेडिसिन में, तो अनेक विधाओं में वहाँ पे एक से एक विद्वान उत्पन्न हुए इतिहास के क्षेत्र में। तो अपने प्राचीन गौरव की याद करने पर परतंत्रता उन्हें बहुत अखरती थी, जो कि स्वाभाविक था। वे तुर्की साम्राज्य से स्वतंत्र होकर यूनानी साम्राज्य का पुनरुद्धार करना चाहते थे। यूनानियों की स्थिति तुर्की साम्राज्य में अन्य लोगों की अपेक्षा अच्छी थी। वे समृद्ध थे और धार्मिक स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त थी, अर्थात अपने धर्म का पालन कर सकते थे। वो तुर्की को उन्हें वार्षिक भेंट देनी पड़ती थी, जो उन्हें बहुत खलता था। तो चर्च होने के कारण उनमें धार्मिक एकता विद्यमान थी। वे स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। विदेशों से, विशेषकर इंग्लैंड एवं रूस से उन्हें विशेष प्रोत्साहन मिल रहा था। इस प्रोत्साहन का कारण क्या था? इस प्रोत्साहन का कारण यह था कि चूंकि वहाँ की जनता ईसाई थी, यूरोप की अधिकांश जनता, तो वो धार्मिक आधार पर अपने लोगों का समर्थन कर रहे थे। चूंकि यूनान के लोग भी ईसाई थे, तो इसलिए जो है वो उन्हें पश्चिमी यूरोप के देशों, खास करके इंग्लैंड इत्यादि से समर्थन मिल रहा था। साथ ही साथ रूस से भी उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा था। साथियों, यूनानियों ने तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया एवं उनका पहला विद्रोह 1821 ईस्वी में मोल्डेविया में प्रारंभ हुआ। यूनानियों को विश्वास था कि आंदोलन के जोर पकड़ने पर उन्हें रूस की सहायता मिलेगी, पर रूस का जार उस समय ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के प्रभाव में आ गया था, जो कि एक प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक जो है वो उसे राष्ट्रीयता इत्यादि के विचार, उदारवाद के विचार उसे पसंद नहीं थे, और वो पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था, या दूसरे शब्दों में आप कहें कि जो स्टेटस को था, तो स्टेटस को वो मेंटेन रखना चाहता था। तो उसे प्रतिक्रियावादी कहा जाता है। तो मेटरनिक, वियना कांग्रेस के दौरान मेटरनिक से उसकी अच्छी मित्रता हो गई थी। तो मेटरनिक ने उसे यूनानियों की मदद न करने की सलाह दी जार को। इससे तुर्की को अच्छा मौका मिल गया एवं उसने विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया। किंतु यूनानियों में राष्ट्रीयता का अपार जोश आ चुका था और वे दबे नहीं। बाहरी लोगों की सहानुभूति भी उन्हें प्राप्त थी, अतएव पुनः बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ। इंग्लैंड के प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन भी इस युद्ध में स्वयंसेवक के रूप में शामिल थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और इससे जो है आंदोलनकारियों को एक तरह का बौद्धिक सहारा मिल रहा था। तो तुर्की के लिए यह कठिन परिस्थिति थी, क्योंकि उसकी अधिकांश सेना अली पाशा से लड़ने में लगी थी। इस हालत में तुर्की बुरी तरह हारने लगा। अब उसने मिस्र के शासक की सहायता ली, तुर्की ने, और विद्रोह को बुरी तरह से दबा दिया। तो यद्यपि यूरोपीय जनता धन तथा हथियारों से यूनान की सहायता कर रही थी, जैसा हमने कहा कि चूंकि सारे ईसाई थे तो उन्हें उनसे सहानुभूति थी, तो परंतु मेटरनिक यूनानियों के विद्रोह के विरुद्ध था। उसने यूरोपीय देशों की सरकारों से यूनानियों को सहायता देने की मनाही कर दी। उन्हें धमकाया भी कि आप उनको सहायता न दें। चूंकि मेटरनिक का प्रभाव इन राज्यों पर काफ़ी था, इसलिए यूरोप के राज्य कुछ न कर सके। एक्चुअल में
मेटरनिक जो है वो ये चाहता था कि यथास्थिति बनी रहे, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता की भावना, उदारतावाद की भावना, प्रजातंत्र की भावना, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की भावना अगर इन देशों में फैलेगी धीरे धीरे, जो कि यूरोप में आगे चल के फैली भी, आप देखते हैं पूरे यूरोप में 1830 में, 1848 में क्रांतियां हुई और तानाशाहों को हटना भी पड़ा उसमें। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि अगर इस तरह की भावनाएं प्रसारित होंगी तो उनकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस प्रकार एक बार यूनानियों की पराजय निश्चित प्रतीत होने लगी। इंग्लैंड भी मेटरनिक की भांति ही यूनान के मामले में विदेशी हस्तक्षेप का विरोधी था। उसकी दृष्टि में यूनान की सफलता का अर्थ होता तुर्की साम्राज्य का विनाश। तुर्की साम्राज्य के अस्तित्व को किसी तरह कायम रखना या बनाए रखना इंग्लैंड की विदेश नीति का एक मुख्य तत्व था। तो इस प्रकार ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड यूनान को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने के विरुद्ध थे। वो यूनान को किसी प्रकार से भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे और इसके लिए वो दूसरे देशों को भी ऐसा करने से रोक रहे थे। किंतु रूस में यूनानियों की पराजय से बेचैनी फैल रही थी। रूस की विदेश नीति में दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना मुख्य तत्व हो गया था एवं इसलिए तुर्की साम्राज्य का पतन चाहता था। तो यह उसके लिए एक उपयुक्त अवसर था। ग्रीक चर्च का प्रधान भी था रूस का जार ही था ग्रीक चर्च का प्रधान। अतः यूनानी लोग ईसाई धर्म की इसी शाखा में विश्वास रखते थे। अतएव रूस के लिए यूनानियों की मदद करना आवश्यक प्रतीत हो रहा था। साथ ही युद्ध के समय घटी कुछ अप्रिय घटनाओं से भी रूस नाराज था। परिणामतः रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निश्चय कर लिया। इतना अवश्य हुआ कि ऑस्ट्रिया एवं इंग्लैंड को समझाने पर वह कुछ समय के लिए रुक गया, यानी कुछ समय के लिए उसने अपनी योजना टाल दी। दूसरी ओर विदेशी हस्तक्षेप की संभावना ने तुर्की को अत्यधिक प्रोत्साहित किया एवं उसका दमन चक्र जोरों से चलता रहा। क्रोट एवं एथेंस में उसने यूनानियों पर बहुत अत्याचार किया। इससे संपूर्ण यूरोप में ईसाई उत्तेजित हो उठे एवं अपनी अपनी सरकारों पर यूनान की सहायता के लिए दबाव डालने लगे। तो इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का यह दौर चलता रहा। कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का यह दौर चलता रहा, किंतु इसी समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिसने इस समस्या को एक नया मोड़ दे दिया। प्रथमतः कैल्सरे के स्थान पर जॉर्ज कैनिंग इंग्लैंड का विदेश मंत्री नियुक्त हुआ और वह भी अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था, किंतु घटनाएं कुछ इस तरह से घट रही थी कि उसे इस नीति का परित्याग करना पड़ा। समुद्र पर यूनानियों का अधिकार होने से इंग्लैंड की नौसेना को बड़ी क्षति पहुंच रही थी। ऐसी हालत में क्षतिपूर्ति करने का एक ही उपाय था कि यूनान को एक युद्धरत देश मान लिया जाए। अभी तक यूनानी सामुद्रिक लुटेरा समझे जाते थे, किंतु कैनिंग ने अनुभव किया कि 10 लाख आबादी वाले राष्ट्र को डाकू मानना गलत है। वो छोटा सा राज्य था यूनान और उसकी आबादी भी बहुत कम थी। तो इसलिए कैनिंग को यह लगा कि उसे सामुद्रिक लुटेरा कहना उचित नहीं होगा। इंग्लैंड की इस नीति परिवर्तन से यूनानियों को एक लड़ाकू पक्ष होने की मान्यता मिल गई। दूसरी ओर इंग्लैंड के इस नीति परिवर्तन के कारण ऑस्ट्रिया एवं रूस को भी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, किंतु यहाँ प्रश्न यह था कि हस्तक्षेप किस प्रकार का हो। इस प्रश्न पर रूस एवं ऑस्ट्रिया में मतभेद हो गया। इसी बीच जार अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई एवं निकोलस प्रथम गद्दी पर बैठा, जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि निकोलस जो था वह यूनानियों से सहानुभूति रखता था। तो वह शीघ्रातिशीघ्र यूनानियों का पक्ष लेकर युद्ध करना चाहता था। अतएव 1826 में इंग्लैंड एवं रूस ने सम्मिलित रूप से तुर्की के समक्ष यह प्रस्ताव रखा
कि वह तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत यूनान को एक राज्य स्वीकार कर ले, पर तुर्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बीच यूरोप की ईसाई प्रजा बराबर अपनी सरकारों पर यूनान की स्वतंत्रता के लिए दबाव डाल रही थी। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड, रूस एवं फ्रांस की सरकारों ने तुर्की को तुरंत यूनान को स्वतंत्र घोषित करने का आदेश दिया। अब देखिए यहाँ पे इंग्लैंड, रूस और फ्रांस जो है वो यूनान के पक्ष में खड़े हो गए। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जैसे जैसे राजनीतिक स्वार्थ बदलते रहते हैं उसी प्रकार से परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की सरकारों ने तुर्की को तुरंत यूनान को स्वतंत्र घोषित करने का आदेश दिया, उसके ऊपर दबाव बनाया और साथ ही भूमध्य सागर में अपने जहाजी बेड़े को भी सतर्क हो जाने का आदेश दिया। यानी कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव तुर्की के ऊपर डालना चाहते थे वो। जैसे आजकल भी आप देखते हैं कि लड़ाई होती है तो जो देश किसी देश का समर्थन करते हैं तो उसके समर्थन में कुछ इस तरह का काम करते हैं, जैसे कि जहाजी बेड़े वगैरह को तैनात कर देते हैं। तो प्रशा एवं ऑस्ट्रिया तटस्थ रहे। प्रशा, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था। प्रशा वहाँ का सबसे मजबूत राज्य था और ऑस्ट्रिया तो मेटरनिक वहाँ का चांसलर था। तो ऑस्ट्रिया जो है वो चूंकि पुरातन व्यवस्था में भी विश्वास रखने वाला देश था, तो इसलिए वो भी तटस्थ रहा। नेबेरिनो के बंदरगाह पर तुर्की के भी जहाजी बेड़े थे। दोनों पक्षों में एक साधारण मुठभेड़ हो गई और तुर्की का बेड़ा नष्ट हो गया। तो यूरोपीय युद्ध की संभावना बढ़ गई थी, किंतु अभी भी भाग्य यूनान के प्रतिकूल था। ऐन वक्त पर इंग्लैंड एवं फ्रांस पीछे हट गए, किंतु रूस पीछे नहीं हटा। यूरोप का जनमत तुर्की के विरुद्ध था। तो इस अवसर से लाभ उठाकर रूस ने तुर्की से युद्ध की घोषणा कर दी। तुर्की इस युद्ध में हार गया और 14 सितंबर 1829 को तुर्की एवं रूस के बीच एड्रियानोपल की संधि हुई। इस संधि के अनुसार यूनान को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया एवं बवेरिया के राजकुमार को राजा बनाया गया तथा वैध राज सत्ता की स्थापना की गई। तो इस प्रकार यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम पूरा हुआ। मित्रों, वियना कांग्रेस के बाद यह स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता की पहली विजय थी। यद्यपि प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने इस कार्य में बाधा डालने की पूरी कोशिश की, कोई कोर कसर उन्होंने बाकी नहीं रखी, परंतु वे असफल रहे। असफलता का कारण क्या था? देखिए, जब आम जनता के मन में सहानुभूति की लहर उत्पन्न हो जाती है और आम जनता जब अपनी सरकारों पर दबाव डालती है कि वो यूनान की सहायता करें, तो यहाँ पे फिर इस तरह के तानाशाह शासकों की चालें असफल हो जाती हैं। तो इसीलिए प्रतिक्रियावादी शक्तियां जो थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम जो है वो असफल हो जाए, लेकिन वो यूनान तो स्वतंत्र हो गया लेकिन वे अपने कोशिश में असफल रहे। तो इतिहास में जो शक्ति एक बार उत्पन्न हो जाती है उसे सदा के लिए दबा सकना संभव नहीं होता। शक्ति के द्वारा विचारों को दबाया नहीं जा सकता। यानी विचार बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, विचार को ताकत के सहारे, शक्ति के सहारे या बलपूर्वक नहीं कुचला जा सकता। इसको कुचलने का प्रयास थोड़ी देर के लिए सफल हो सकता है, पर अंततः प्रगतिशील तत्वों की ही विजय होती है। आप धर्म सुधार आंदोलन में देख सकते हैं, पुनर्जागरण में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए या बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी थे धर्म सुधार आंदोलन में। खास तौर पे अब जैसे जॉन वाइक्लिफ वगैरह का ले लीजिए नाम, कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंदोलन सफल हो। मार्टिन लूथर को आप देखिए, मार्टिन लूथर ने एक नया संप्रदाय ही खड़ा कर दिया। तो इस तरह से विचार जो है उन्हें नहीं कुचला जा सकता। फ्रांस की क्रांति में आप देखिए
वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो इत्यादि ने एक वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति सफल हुई थी। तो इस प्रकार विचारों को कुचलने का प्रयास थोड़ी देर के लिए सफल हो सकता है, पर अंततः प्रगतिशील तत्वों की ही विजय होती है। यूनान की स्वतंत्रता राष्ट्रीयता के सिद्धांत की पहली विजय थी। इसके विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति प्रयोग से राष्ट्रीय विचारों को कुचला नहीं जा सकता। मित्रों, यह ऑटोमन साम्राज्य की राजनीति में भी यहाँ से एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हुआ। तुर्की का साम्राज्य जो है वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया था। अब आगे चल करके आप देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं यहाँ घटती हैं समय के साथ। अब बहुत सारे देश जो थे पूर्वी यूरोप के स्वतंत्र हो गए, नए नए देशों का सृजन हुआ। तो उम्मीद है मित्रों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। कल फिर कोई वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। अब प्रयास यही रहेगा कि जल्दी जल्दी वीडियोस आपके लिए ले आऊँ। जिन विषयों पर आपको वीडियो चाहिए, इतिहास में और हिंदी साहित्य के इतिहास में, आप मुझे बताएं, मैं अवश्य बनाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।